शुरुआत करते हैं दो बड़ी खबरों के साथ। सबसे पहले बात करेंगे बीजेपी की वर्चुअल रैली की और दूसरी खबर राज्य की अर्थव्यवस्था पर जो चर्चा हो रही है रायपुर में वो। पहली खबर देखिए, जो बीजेपी की वर्चुअल रैली है उसमें सीएम शिवराज सिंह चौहान छत्तीसगढ़ के कार्यकर्ताओं से संबोधित करेंगे और इसके साथ ही राष्ट्रीय स्तर की कुछ उपलब्धियां, खास करके मोदी सरकार के कार्यकाल की उपलब्धियों को रखेंगे और प्रदेश स्तर की भी जो बातें होंगी वो रायपुर से रखी जाएंगी और वहां पर भी स्टेज बिल्कुल तैयार हो चुका है। तो बीजेपी की वर्चुअल रैली और इस वर्चुअल रैली को रियल बनाने की पूरी कोशिश की गई है, जिसमें बीजेपी काफी ज्यादा सक्रिय नजर आ रही है कि कैसे वो जनता के साथ जुड़े और आगे किस तरीके से एक मजबूत विपक्ष के तौर पर छत्तीसगढ़ में बीजेपी उभर कर सामने आए। इसको लेकर भी चर्चा होगी, कई मुद्दों को लेकर चर्चा होगी। दूसरी तस्वीर हम आपको रायपुर से दिखा रहे हैं, जहां सीएम भूपेश बघेल चार्टेड अकाउंट्स के साथ ये जो चर्चा है वो चल रही है, जिसमें राज्य की अर्थव्यवस्थाओं को लेकर चर्चा की जा रही है। आदरणीय श्री धर्मलाल कौशिक जी और आज के इस अवसर में उपस्थित सभी हमारे जो विभिन्न जगहों से डिजिटल प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं, ऐसे सभी सांसदगण, विधायकगण, पूर्व सांसदगण, पूर्व विधायकगण, सभी निर्वाचित जनप्रतिनिधि, सभी मोर्चा प्रकोष्ठ के हमारे वरिष्ठ जन, सभी सम्मान्य जन और प्रेस के मित्रगण, मैं सबसे पहले आप सब लोगों का प्रदेश अध्यक्ष के नाते हृदय से अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आज छत्तीसगढ़ प्रदेश का बड़ा सौभाग्य है। मध्य प्रदेश हम लोगों का बड़ा भाई है और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी जो हम लोगों के अग्रज हैं, उनका संबोधन हम सब लोगों को सुनने को मिलेगा। ये सौभाग्य है और हम सब लोग जानते हैं कि आदरणीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी अपने राजनीतिक जीवन में कई पदों को सुशोभित कर चुके हैं। अविभाजित मध्य प्रदेश में भारतीय जनता युवा मोर्चा के अध्यक्ष भी रहे हैं, विधायक रहे हैं, सांसद रहे हैं। मध्य प्रदेश के लगातार कई बार से मुख्यमंत्री भी हैं, प्रखर वक्ता है। ऐसे हमारे अग्रज भाई श्री शिवराज सिंह चौहान जी का आज छत्तीसगढ़ प्रदेश को संबोधन मिलेगा, ये हम सब लोगों का सौभाग्य है। बंधुओं, मैं बताना चाहूंगा कि आज के इस वर्चुअल रैली को हमारे नेतागण, हमारे कार्यकर्तागण विभिन्न जगहों से डिजिटल प्लेटफॉर्म से जुड़कर सुनने वाले हैं। आज हमारे प्रदेश में वहीं देखिए, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह चर्चा कर रहे हैं। ये सुनते हैं कि क्या कुछ कहना है और किन मुद्दों को लेकर वो बातचीत कर रहे हैं। और उसके बाद में मैंने 14 तारीख को एक कोऑर्डिनेशन की मीटिंग बुलाई और जो आप बात कर रहे हैं वो सारे फैसले कोऑर्डिनेशन की मीटिंग में हमने करे। ये कोऑर्डिनेशन की मीटिंग बुलाने की जरूरत इसलिए पड़ी कि दिल्ली का जो एडमिनिस्ट्रेटिव खाका है, इसमें जहाँ तक कोरोना का सवाल है, 3 एडमिनिस्ट्रेटिव रोल 3 संस्थानों का आता है। तो दिल्ली सरकार स्वतः, दूसरा एमसीडी, 3 म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस और तीसरा भारत सरकार। तो ये तीनों के बीच में कोऑर्डिनेशन होना जरूरी था। तो वो मीटिंग का मुख्य उद्देश्य था, देश और दुनिया के कोरोना के खिलाफ की लड़ाई की बहुत सारी इंफॉर्मेशन भारत सरकार के तज्ञों के पास थी। जैसे डॉक्टर पॉल है, नीति आयोग के मेंबर हैं, हमारे डॉक्टर भार्गव है, आईसीएमआर के हैं, और एम्स के डायरेक्टर गुलेरिया जी हैं। ये तीनों के पास पूरे देश भर की स्थिति और दुनिया भर की लेटेस्ट स्थिति की जानकारी थी। भारत सरकार काफ़ी कुछ मदद भी कर सकती है। दिल्ली सरकार का स्वास्थ्य विभाग और दिल्ली सरकार का मेन रोल है ही है। और अस्पताल बहुत सारे एमसीडी के हैं, नीचे के कर्मचारियों की संख्या भी एमसीडी की ज़्यादा है। तो एक व्यापक अभियान कोरोना के खिलाफ चलाना है, तो तीनों ने मिलजुल कर काम करना पड़ेगा। तो मैंने मीटिंग बुलाई, इसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री जी भी आए, उप मुख्यमंत्री जी भी आए,
भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्री भी थे, ये तीनों डॉक्टर भी थे, और बाद में एमसीडी के मेयरों के साथ भी मीटिंग की। इसमें हमने बहुत सारे निर्णय लिए और आज मैं कह सकता हूं विश्वास के साथ कि 5.5 लाख वाली स्थिति 31 जुलाई तक नहीं आएगी। पर ये क्राइसिस तक क्यों आया? क्योंकि अगर कोऑर्डिनेशन थी तो 14 जून वाली मीटिंग की क्या जरूरत थी? क्या पता नहीं था कि ये होने वाला है ऐसे? देखिए, आमतौर पर दिल्ली सरकार की जिम्मेदारी है कोऑर्डिनेशन करने की और व्यवस्थाओं को ठीक करने की, मगर जब मनीष जी का बयान आया तब मुझे लगा कि अब भारत सरकार को प्रेक्षक नहीं बनाना चाहिए। मोदी सरकार की पूरे देश की जवाबदारी, प्रधानमंत्री जी की पूरे देश की जवाबदारी। प्रधानमंत्री जी ने भी मुझे कहा कि भाई गृह मंत्रालय ने इसमें इनिशिएटिव लेकर आगे बढ़ना चाहिए, दिल्ली सरकार को मदद करना चाहिए। आज भी मैं स्पष्ट कर रहा हूं, दिल्ली सरकार को हम मदद कर रहे हैं, परंतु कोऑर्डिनेशन जब तक नहीं होता है नहीं होता, इसलिए भारत सरकार ने इसमें कोऑर्डिनेशन की दृष्टि से हस्तक्षेप तो नहीं कह सकते, मगर एक मीटिंग बुलाकर काम करना शुरू किया। इसमें जो कमियां हमारे ध्यान पर आई, व्यापक चर्चा के कुछ दिल्ली सरकार ने भी मुद्दे रखे, कुछ जो एक्सपर्ट्स थे उन्होंने रखे, कुछ एमसीडी के मेयरों ने रखे, क्योंकि दूसरे ही दिन मैंने मेयरों के साथ भी मीटिंग की, ऑल पार्टी लीडर्स के साथ भी मीटिंग की, और सबके जो सुझाव है इसके आधार पर हमने बहुत सारे निर्णय करे। सबसे पहला निर्णय करा कि 30 जून तक कंटेनमेंट जोन के हर घर का सर्वे हो जाएगा। इसमें हल्का सा भी लक्षण है जिसमें कोरोना का खांसी भी है, जुकाम है, बुखार है, कुछ भी है, सर दर्द है, सूंघने की क्षमता चली गई है, टेस्ट चला गया है, ये सारे लोगों की सूची तैयार करी और हमने मास लेवल पर टेस्टिंग बढ़ाया। पहले मैं बाद में टेस्टिंग पर आऊंगा, मगर मास लेवल पर टेस्टिंग बढ़ाया और मुझे भरोसा है कि ये 30 तारीख तक हम पूरा कंटेनमेंट जोन का टेस्टिंग कर देंगे और बाद में 21 जुलाई को तय किया कि पूरे दिल्ली का हाउस टू हाउस सर्वे करेंगे, जिससे जिसको थोड़ा सा भी कोरोना का भय हो उसका टेस्टिंग किया जाए और कम से कम उसको आइसोलेशन में डालने से वो फैलाए नहीं। ताज्जुब तो इस बात की हो रही थी कि आप होम मिनिस्टर हैं, गृह मंत्री हैं, तो गृह मंत्री होने के नाते आपको हर स्टेट, हर राज्य को देखना है, गुजरात हो, महाराष्ट्र हो, लेकिन दिल्ली में ऐसी क्या केओस वाली सिचुएशन आ गई। और इंग्लिश में एक कहावत है, टू मेनी कुक्स स्पॉइल द ब्रॉथ, कि एक तरफ चीफ मिनिस्टर हैं, एक तरफ लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, उस पर आप भी आ गए हैं, तो इसमें तालमेल अब बढ़ा है? जरा भी कोई खींचातानी नहीं है, बिल्कुल। मैं आपको आंकड़ों के आधार पर बता सकता हूं कि परिस्थिति कंट्रोल में। दिल्ली सरकार ने हमें कहा था कि भाई एम्बुलेंस बढ़ानी है, ऑक्सीजन सिलेंडर बनाने हैं, वेंटिलेटर बनाने हैं। हमने 500 ऑक्सीजन सिलेंडर इमीडिएटली दे दिए, 10,000 के करीब ऑक्सीनोमीटर दे दिए, 440 वेंटिलेटर दे दिए हैं, और भी ज़रूरत पड़ेगी तब देते जाएंगे। और एम्बुलेंस के लिए भी दिल्ली सरकार को अधिकृत किया गया है कि वो ओला, उबर और ऐसी कंपनियों के साथ मिलकर एम्बुलेंस की व्यवस्था करें, और ये अच्छे से चल रहा है। सबसे आपको ताजुब होगा, सबसे बड़ी खराब परिस्थिति डेड बॉडीज की थी। लगभग 400 से ज़्यादा, 350 से ज़्यादा डेड बॉडीज संस्कार बगैर के पड़े रहे थे। हमने तय किया था कि 2 दिन के अंदर सभी डेड बॉडीज का अंतिम संस्कार कर दिया जाएगा अपने अपने धर्म के हिसाब से, और आज एक भी डेड बॉडी पेंडिंग नहीं है। और जिनका दुर्भाग्य से मृत्यु होता है उसका हमने तुरंत ही उसी दिन शाम तक संस्कार हो जाए ऐसी व्यवस्था करी है और अच्छे से चल रही है। इसमें एमसीडी का बहुत बड़ा रोल है, दिल्ली सरकार का भी रोल है। दूसरी बहुत सारी कंप्लेंट्स आ रही थी स्मिता जी की, अस्पतालों की स्थिति ठीक नहीं, उनको गाइडेंस चाहिए, तो एम्स के टेलीफोनिक गाइडेंस की हमने व्यवस्था कर दी। अस्पताल से कोई भी व्यक्ति वो डेडिकेटेड नंबर पर फ़ोन करता है तो एम्स के विशेषज्ञ वहाँ उपस्थित होते हैं। वो पेशेंट की हालत को टेलीफोनिकली जानकर वो डॉक्टर जो दिल्ली सरकार के अस्पताल का है इसको गाइड करते हैं और तुरंत ही सर्वश्रेष्ठ इलाज की दिशा में उसको हम आगे बढ़ाते हैं। और 3 टीमों का गठन कर दिया जिसमें दिल्ली सरकार के भी डॉक्टर थे, भारत सरकार के भी, एम्स के भी डॉक्टर थे और आईसीएमआर के भी विशेषज्ञ थे। उन्होंने सभी अस्पतालों का निरीक्षण कर स्थान पर जाकर जो कमियां थी उसको दूर करने के लिए कदम उठा लिए।
आप कल्पना कर सकती है, हर वार्ड का सर्वे, हर वार्ड की सिस्टम को हमने ठीक करने का काम किया है और इसके लिए मानव संसाधन भी बढ़ाए हैं और कर्मचारियों को वित्तीय प्रोत्साहन देने के लिए भी दिल्ली सरकार ने अच्छा कदम उठाया है। मानव संसाधन की बात चल रही है, तो क्या ये अभी जैसे आपने 10,000 बेड्स का खोला है, 5,000 बेड्स, इन सब के लिए वेंटिलेटर्स और नर्सिंग स्टाफ, डॉक्टर्स, ये सब उपलब्ध हैं कि इनके लिए एडवर्टाइजिंग तो हमने देखे नहीं है, तो कहाँ से आएंगे इन देखिए लोगों ऐसा के है, लिए? हमने सपोर्ट स्टाफ मैं बताता हूँ आपको कहाँ से आएंगे। जो रिटायर्ड कर्मचारी थे उनकी पूरी लिस्ट बनाई गई है, एक कॉल सेंटर से उनका संपर्क किया गया है, उनको वापस लाने के लिए करा है और बहुत सारे रिटायर्ड कर्मचारियों को लाए हैं। पैरामिलिट्री फोर्सेस के मेडिकल टीमों को लगाया गया, जैसे अभी एक 10,000 बेड का जो कोविड सेंटर बन रहा है, वहाँ पर पूरा आईटीबीपी लगा। 16,000 बेड रेलवे बना रही है, उसका पूरा सेना ने जिम्मा लिया है। ये सारी चीज़ें हमने मेडिकल सुविधाएं, मानव संसाधन बढ़ाने के लिए करी है। कोऑर्डिनेशन की जब बात चल रही थी तब भी बार बार डिसीजंस चेंज होते हैं कि होम आइसोलेशन होगा कि नहीं होगा, कंपलसरी होगा कि नहीं होगा, दिल्ली गुड़गांव के बीच ट्रैफिक आने देंगे कि नहीं, दिल्ली नोएडा के बीच। एनसीआर का तो कॉन्सेप्ट खत्म ही सा हो गया है। ऐसा नहीं हुआ है। जहाँ तक कोविड का सवाल है, एनसीआर की भी मैंने मीटिंग की है, एनसीआर के सारे लोग आए थे, इनके साथ मीटिंग की है और अभी दिल्ली का जो मॉडल बना है, मैं दोनों मुख्यमंत्रियों से बात करने वाला हूँ। अरविंद जी तो लुक में है ही है, उनको साथ में रखकर ही फैसला करते हैं, परंतु उत्तर प्रदेश और हरियाणा के मुख्यमंत्रियों से भी बात करूंगा और एनसीआर को पूरा संपूर्ण जानकारी अब तक इकट्ठा हो गई है, गृह मंत्रालय में और स्वास्थ्य मंत्रालय में आ गई। एक समन्वित रणनीति हम बनाएंगे एनसीआर के लिए, दोनों मुख्यमंत्रियों से बात कर और इसी तरह से टेस्टिंग बढ़ाना, अस्पतालों का गाइडलाइन तय करना, ये सारी चीज़ें एनसीआर में भी चली जाएगी। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बहुत कोऑर्डिनेशन से हम आगे बढ़ रहे हैं और ढेर सारे फैसले लिए हमने। जब नेशनल लेवल पर बात होती तो प्रधानमंत्री जी ने भी चीफ मिनिस्टर्स के साथ मीटिंग की, आपने भी की है, लेकिन ऐसे लगता है जैसे राजनीति जो है वो हावी है इवन इन दिस कोविड फाइट। पीयूष जी ने ट्रेन्स का इंतज़ाम किया तो ममता जी ने मना कर दिया, या फिर उद्धव जी ने कहा कि हमें नहीं चाहिए अभी। तो इस सब में जो फेडरल स्ट्रक्चर है वो जैसे लग रहा था कोलैप्स कर गया। शुरुआत में तो ठीक था, लेकिन अब जैसे लगता है कि पॉलिटिक्स जो है वो हावी है। छोटी छोटी बातों को ज्यादा तूल नहीं देना चाहिए। जैसे यहाँ पर आपने जिक्र किया कि भाई होम आइसोलेशन में विवाद हो गया, कोई विवाद नहीं हुआ है। देखिए दिल्ली में जितने भी डेथ हुए थे कोविड के कारण, इनका एनालिसिस हमने एक्सपर्ट्स के साथ करा है। लगभग 50% डेथ 1 दिन से 3 दिन के अंदर एडमिशन के अंदर ही हो गए। इसका अर्थ ये होता है कि होम आइसोलेशन से व्यक्ति ज्यादा अपनी स्थिति बिगाड़ कर आता है। अब हमने रैपिड टेस्ट, मतलब एक फास्ट टेस्टिंग की प्रक्रिया चालू करी है और उसके कारण जो पॉजिटिव पाए जाते हैं, इसमें 2 क्राइटेरिया करें। एक तो आइसोलेशन के लिए जिसके घर में 2 कमरों से ज्यादा व्यवस्था ही नहीं है, वो क्या आइसोलेट करेगा अपने आप को? वो तो चॉइस है, फिर क्वारंटाइन सेंटर में जाए, तो इंस्टीट्यूशन क्वारंटाइन सेंटर में जाए। दूसरा, जिनको डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, कैंसर आदि कोई बड़ी बीमारी है जिसके कारण इसकी इम्यूनिटी कम हुई है, ऐसे लोगों को भी हमने आइसोलेशन सेंटर में भेजने के लिए निर्णय किया है। अब इस पर थोड़ी बयानबाजी होगी, राजनीति है स्मिता जी, मगर फैसलों से कोई फर्क नहीं पड़ा। जैसे मैं कहता हूँ, हमारी मीटिंग के पहले दिल्ली में 25 मार्च से 14 जून तक लगभग 2,41,000 टेस्ट हुए थे, तो प्रतिदिन 4500 टेस्ट होते थे। अब 15 जून से लेकर 25 जून तक 11 दिनों में आप सुन रहे हैं जो चर्चा कर रहे हैं, साथ ही चीन और भारत के मसले पर उन्होंने कहा कि हम ये लड़ाई जीतेंगे और इसके साथ ही कोरोना की भी लड़ाई जीतेंगे। वहीं कांग्रेस लगातार जो चीन को लेकर सवाल उठा रही है, तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ये कहा कि संसद में आ जाइए, चर्चा करते हैं चीन से लेकर अब तक क्या कुछ पूरी स्थितियां बनी हुई हैं। लगातार उनके चर्चा पे, उनके इंटरव्यू पे हमारी नजरें बनी हैं, लेकिन इस वक्त हम आपको 2 खबरें दिखा रहे हैं, 2 बड़ी अहम खबरें जहाँ बीजेपी की वर्चुअल रैली चल रही है। 2
तस्वीरें देखिए, इसके माध्यम से हम आपको समझा रहे हैं। पहली तस्वीर, सीएम शिवराज सिंह चौहान कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे अब से कुछ ही देर में, छत्तीसगढ़ के कार्यकर्ताओं को। और जो दूसरी तस्वीर दिखा रहे हैं वो है छत्तीसगढ़ से, जहाँ पे ये कार्यकर्ता जुड़े हुए हैं और बीजेपी की ये वर्चुअल रैली है। वर्चुअल रैली से कार्यकर्ताओं से जुड़ने की पूरी कोशिश, साथ ही जनता से जुड़ने की पूरी कोशिश है ये। वर्चुअल रैली के माध्यम से उनका स्पीच हम सबको सुनने को मिलेगा। हम निश्चित तौर पे हम अभी जो वैश्विक महामारी कोरोना जिसे संकट से हम गुजरते हुए हमारे कार्यकर्ताओं ने जिस लगन के साथ, जिस उत्साह के साथ और जिस तत्परता के साथ लोगों के सेवा में खड़ा होकर के उनके लिए जिस प्रकार की मदद की है, ऐसे लाखों लाख कार्यकर्ताओं का हम अभिनंदन करते हैं, उनका वंदन करता हूं, उनका स्वागत करता हूं। साथियों, हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व के मार्गदर्शन के आधार पर हमारे प्रदेश की इकाई ने लगातार हमारे बूथ स्तर से लेकर के जिला स्तर, मंडल स्तर और प्रदेश स्तर तक का न जाने कितने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़ करके लोगों की समस्या जानने का प्रयास ही नहीं किया, बल्कि उस हल करने का भी हम सबको जो निर्देश प्राप्त हुआ था उसके अनुसार हम लोगों ने जुट के काम किया है। निश्चित ही आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से माननीय नरेंद्र मोदी जी के प्रथम कार्यकाल जो 5 साल रहा 2014 से लेकर के 19 तक, और इसके बाद जो है हमारा दूसरा कार्यकाल का जो 1 साल पूरा हुआ है, इन सब कार्यकाल में जो हमें उपलब्धियां हासिल हुई है, देश को जो गौरवान्वित करने वाले जो काम हुए हैं, इन सभी बातों का माननीय शिवराज सिंह चौहान जी के उद्बोधन में हम सबको सुनने को मिलेगा। मैं समझता हूं कि हम सब उनका उद्बोधन सुनने के लिए, और कुछ वक्तागण अभी साथ में हैं, उनका भी हम उद्बोधन सुनेंगे। मैं इन्हीं शब्दों के साथ उनका हार्दिक अभिनंदन करते हुए एसटी मोर्चा के तमाम सारे कार्यकर्ता पदाधिकारियों की ओर से उनका अभिनंदन करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, उनको नमस्कार। धन्यवाद सम्मानी रामविचार नेताम जी। अगले उद्बोधन के लिए मैं आमंत्रित करता हूं भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय महामंत्री, राज्यसभा की सांसद डॉक्टर सुश्री सरोज पांडे जी से आग्रह है वो आए और आज के छत्तीसगढ़ के जन संवाद को संबोधित करें। सुश्री सरोज पांडे जी। आज की इस वर्चुअल रैली में मंच पर आसीन छत्तीसगढ़ प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष माननीय विष्णुदेव साई जी, आज के कार्यक्रम के प्रमुख वक्ता भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष माननीय शिवराज सिंह चौहान जी, मंच पर आसीन राष्ट्रीय उपाध्यक्ष छत्तीसगढ़ प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी, अनुसूचित जनजाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई रामविचार नेताम जी, माननीय धर्मलाल कौशिक जी, छत्तीसगढ़ प्रदेश के प्रभारी माननीय अनिल जैन जी, मेरी आवाज सुन रहे समस्त मेरे कार्यकर्ता भाइयों और बहनों, वैश्विक महामारी, इस नई बीमारी के शब्द से हम सब परिचित हुए और हमने एक नई कार्य पद्धति का विकास किया। आज दिल्ली से हमारे प्रमुख वक्ता हमें संबोधित करेंगे। जब प्रमुख वक्ता हमें संबोधित करेंगे, हम छत्तीसगढ़ प्रदेश में बैठकर हमारे तमाम कार्यकर्ताओं से सुन रहे हैं। इस नई कार्य पद्धति का विकास भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी और हम सभी के नेता, विश्व के सक्षम नेतृत्व देने वाले हमारे नेता माननीय नरेंद्र मोदी जी ने इस कार्य पद्धति का विकास किया है। जिस समय इस बीमारी का आगमन हुआ, पूरा विश्व थम गया और जिस समय ये विश्व थमा, लोगों ने कल्पना नहीं की थी कि भारत में भी ऐसी कार्य पद्धति के साथ हम आगे बढ़ सकते हैं।
हम आगे बढ़े। हमारे कुशल नेतृत्व ने एक दूरदृष्टि के साथ में किसी भी दिन, किसी एक दिन भी हमें छुट्टी नहीं मिली। प्रतिदिन काम हुआ, संगठन का कार्य हुआ, सरकार का काम हुआ, सत्ता का काम हुआ। और मैं आज इस विषय को जरूर स्पष्टता के साथ कहना चाहती हूँ। इसके पहले की जितनी भी सरकारें रही, ये सरकारें 5 साल के बाद अपने काम का हिसाब किताब देने के लिए जनता के बीच में जाती थी। जब चुनाव होते थे तो हमने 5 सालों में क्या किया और आपने अगर हम पर विश्वास व्यक्त किया तो हमने क्या किया, इस विषयों का हिसाब किताब दिया जाता था। लेकिन भारत के संसदीय इतिहास में, संसदीय प्रक्रिया में अगर किसी ने 1 साल में हमने क्या काम किया, इसका अगर इस प्रक्रिया की शुरुआत की तो वो भारतीय जनता पार्टी ने की। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। पिछले 5 साल 2014 से 2019 तक का जो चुनाव हुआ, उस 5 साल में हमारी सरकार ने हर साल, हर वर्ष हमने क्या काम किया है, इसका लेखा जोखा दिया। एक इतिहास है और इस इतिहास के कारण हम सब जनता के बीच में ईमानदारी के साथ हमने जो काम किया है उस पर हम अपना लेखा जोखा देते हैं। जनता का निर्णय शिरोधार्य होता है। जनता ने इसी निर्णय के कारण 303 सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी को 2019 के चुनाव में स्पष्ट बहुमत से बहुत ज्यादा बहुमत देकर दोनों हाथों से आशीर्वाद दिया है। बंधुओं, आज हमारे प्रमुख वक्ता 2014 से लेकर 2018 के बाद जो हमारे 1 वर्ष का काम रहा है उसका लेखा जोखा आपके बीच में रखने वाले हैं। हमारी सरकार ने क्या काम किया, इस वैश्विक महामारी के समय पर क्या काम हुए और इस वैश्विक महामारी से हमारी सरकार किस प्रकार से निपटी है और किस कुशलता से भारत को इस वैश्विक महामारी से बाहर निकालने का प्रयास कर रही है, उस पर अपना उद्बोधन देने वाली है। मैं केवल एक बात कहना चाहती हूँ। जब 2014 की शुरुआत हुई, 2014 के शुरुआत में उसके पहले की जो सरकार थी वो भ्रष्टाचार, कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार में डूबी हुई थी। घोटाले पे घोटाले थे। हर संसदीय सत्र में एक न एक मंत्री की बलि जरूर होती थी। वो मंत्री भ्रष्टाचार के आलोक पर इस्तीफा देने के लिए मजबूर होते थे। ये पहले की सरकारें थी। लेकिन हमारी सरकार ने 2014 से 18 तक के जो काम किए उसमें प्रमुख काम था एक स्वच्छता का और हमारा शौचालय बनाने का। कांग्रेस के तात्कालिक उस समय के नेता ने कहा कि प्रधानमंत्री जी, हम आपको प्रधानमंत्री शौचालय बनाने के लिए नहीं बनाने, विकास की अपेक्षा है, ये विकास की अपेक्षा। लेकिन आज मैं कभी जब विचार करती हूँ तो ये बीजेपी की वर्चुअल रैली, जो इस दूसरी खबर का हम जिक्र कर रहे हैं वो है रायपुर से ही खबर, जहां सीएम भूपेश बघेल चार्टेड अकाउंटेंट्स के साथ चर्चा कर रहे हैं। राज्य की अर्थव्यवस्था को लेकर चर्चा चल रही है, जिसका लाभ आप उठा सकते हैं और आपके जो औद्योगिक उद्योगपति साथी हैं, यदि वो चाहते हैं तो ट्रेनिंग भी दे दें, उसको ट्रेनिंग की व्यवस्था हम करवा देंगे। और जो गुणवत्ता के सामग्री निर्माण कराना चाहते हैं वो करा सकते। हमारी बहन ने छत्तीसगढ़ के बारे में, केमिसा बहन ने बहुत सारी बातें बताई। मैं उसी को आगे बढ़ाते हुए कहना चाहूँगा कि हमारे यहाँ इंडस्ट्रियल, हमारे यहाँ जितने भी खनिज है उसके बारे में आप सबको जानकारी है, इसलिए मैंने ज़्यादा उस पर जोर नहीं दिया। चाहे आयरन हो, चाहे कोल हो, चाहे गोल्ड हो, चाहे बॉक्साइट हो, चाहे टीन हो, चाहे वो हीरा हो, वो सब कुछ हमारे यहाँ है और इससे जुड़े हुए उद्योग भी संचालित हैं। और इसके लिए भी जो उद्योगपतियों को सहायता देने के लिए जहां हमने छत्तीसगढ़ में 30% जो कलेक्टर गाइडलाइन से उसके ज़मीन के दरों में कमी की है, वहीं जो उद्योग लगे हैं और लीज में लिए थे उनके लिए भी फ्री होल्ड करने का फैसला किया है। साथ ही औद्योगिक गतिविधि संचालित करने के लिए सिंगल विंडो के भी हमने फैसला किया है कि
कि यदि कोई उद्योग यहाँ आना चाहे तो निश्चित रूप से उसके लिए स्वागत है। और बिल्कुल जैसे व्यावसायिक प्रोफेशनली जिस प्रकार से लोग अप्रोच करते हैं, उसी प्रकार से हमने अधिकारियों से भी कहा है कि आपके भी अप्रोच प्रोफेशनली होना चाहिए, ताकि जो उद्योग आए उसे किसी प्रकार के परेशानी न हो। तो मैं आप सबसे यही कहना चाहूँगा कि हमारे प्रदेश में फूड पार्क के हम अपने साथियों से ही विचार विमर्श करके ही बनाए हैं, और साथ ही जो बड़े 100 करोड़ से अधिक के जो उद्योग आएंगे उसे बेस्पोक पॉलिसी के माध्यम से हम बात करेंगे उनसे। और ये भी कहना चाहूँगा कि सराफा के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा हम लोग पार्क रायपुर में बनाने जा रहे हैं। मैं समझता हूँ कि कलकत्ता मुंबई के बाद या गुजरात के बाद ये सबसे बड़ा सेंटर होगा। तो इस दिशा में भी हम लोग आगे बढ़े हैं। तो एक तरफ जहाँ हमारे यहाँ कुशल अकुशल श्रमिक हमारे पास पर्याप्त है, वहीं हमारे पास ज़मीन पानी की भी व्यवस्था है। साथ ही बहुत अच्छे हमारे यहाँ वातावरण है, व्यवसायिक और औद्योगिक गतिविधि के लिए बहुत अच्छा वातावरण आपने देखा है। प्रबंधन के बारे में केवल इतना ही कहना चाहूँगा कि पूरे दुनिया में कोविड में सबसे कम मृत्यु दर कहीं है तो छत्तीसगढ़ में है। तो इस प्रबंधन के सबसे बढ़िया उदाहरण इससे ज़्यादा दूसरा नहीं हो सकता। और पूरे प्रदेश में जिस प्रकार से लोगों की व्यवस्था हमने की और सब लोगों को सहयोग किया, और जिस प्रकार से हमारे औद्योगिक और व्यावसायिक गतिविधि संचालित हुई, कृषि के क्षेत्र में जो संचालित हुई है, वो आप सबके सामने है। तो प्रबंधन आपके सामने है। मैं अपने सरकार के बारे में और ज़्यादा नहीं कहूँगा। मैं तो केवल जैसे हंडी का चावल पका है नहीं पका है एक दाने से पता चल जाता है, उसी प्रकार से मैंने एक उदाहरण दिया कि हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ के जो प्रबंधन है वो आपने देखा है, और ये बात किसी से छुपी हुई नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कि आपके माध्यम से यहाँ औद्योगिक और व्यावसायिक गतिविधि संचालित करने में, पंचायत और नगरीय प्रशासन में कसावट लाने में, प्रबंधन में कसावट लाने में आप सबका सहयोग अपेक्षित है। आप सब ने मेरी बात ध्यान से सुनी, इसके लिए मैं आप सबको हृदय से धन्यवाद देते हुए और रायपुर इकाई को विशेष रूप से धन्यवाद देते हुए, अतुल जी और पूरी टीम को बहुत धन्यवाद देते हुए कि बहुत बड़ा ये प्रोग्राम आपने किया। पूरे राष्ट्रीय स्तर पर हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट छत्तीसगढ़ की बात सुनने के लिए आपने अवसर दिया, इसके लिए मैं आप सबका हृदय से धन्यवाद देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। की प्रखर नेत्री, तेजस्वी वक्ता, राष्ट्रीय महामंत्री एवं सांसद सुश्री सरोज पांडे जी, भारतीय जनता पार्टी के अनुसूचित जनजाति मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष, राज्यसभा के सांसद श्री रामेश्वर नेताम जी, छत्तीसगढ़ की विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक जी, मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ जो कभी एक ही प्रदेश होते थे, आज फिर हम सब लोग संयुक्त रूप से आज इस वर्चुअल रैली के माध्यम से अपने प्रिय नेता शिवराज जी का ओजस्वी भाषण सुनने के लिए लालायित है। प्रदेश की बातें अभी कुछ आ गई हैं,